हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जो आपकी 9वीं कक्षा की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1, उसका जो पाठ 4 है सांवले सपनों की याद, तो उसके जो लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। तो आज हम उसी पाठ के बारे में जो उसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई। एयर गन होती है बच्चों जिससे एयर में फायर की जाती है, हवा में फायर करने वाली। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न 2 है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों को खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गईं? जो इसमें कहा गया है खतरों का चित्र खींचा होगा से तात्पर्य है बच्चों, जो सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री से उस समय हमारे देश के, उनके सामने जो पर्यावरण का चित्र है किस प्रकार से खींचा होगा का तात्पर्य है कि पर्यावरण के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें बताई होंगी और जो पक्षी हैं या जीव जंतु हैं वो किस तरीके से पर्यावरण में अपने आप को सुरक्षित रखें और उस समय नहीं रख पा रहे हैं किस कारण से। तो उन बातों को सुनकर के जो उनकी आंखें थी वो नम हो गई थी। तो आइए, इसका उत्तर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुखद दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उससे नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गईं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस जो थे बच्चों, लॉरेंस अंग्रेजी जो उपन्यासकार है, लॉरेंस जो हैं वो अंग्रेजी के प्रसिद्ध जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और इनका नाम है D.H. लॉरेंस, जिनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो जो उनकी पत्नी हैं फ्रीडा, तो वो कहती हैं, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस का गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा था। प्रश्न 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। दूसरा, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? गा पार्ट है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इन तीनों का जो आशय स्पष्ट है उसको हम करेंगे। पहला जो है का वाला, उसका देखेंगे। लॉरेंस जो कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्रकृति जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। जो खा है पंक्ति, उसका देखेंगे हम। प्रस्तुत पंक्ति का अभिप्राय है कि जिस तरह कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर मर जाता है और प्रकृति में विलीन हो जाता है, विलीन का मतलब समा जाता है या खो जाता है, उसे शरीर की गर्मी और हृदय की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता। उसी तरह सालिम अली भी अपने जीवन के लंबे सफ़र के बाद अपने सभी सपनों को छोड़कर इन संसार से विदा हो गए। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। जो पंक्ति है उसका आशय देखेंगे। टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा भूभाग होता है।
जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाते थे। अथाह का मतलब जिसका कोई था ही ना हो, जिसकी कोई पहुंच ही ना हो। प्रश्न 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर है इसका, सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधित विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग हुआ है इसमें। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। लेखक ने उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। उदाहरणतः जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद। ये जो हैं ये उर्दू के शब्द हैं। इनमें से आप कुछ शब्द जो है जो आपको सूटेबल हो वो आप अपने, अगर आपका कोई प्रश्न आए तो आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगला है संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है इसमें, जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीतमय, प्रतिरूप। जाबिर हुसैन की शब्दावली गंगा जमुनी है। उन्होंने संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि वे सगी बहनें लगती हैं, जैसे अंतहीन सफ़र, प्रकृति की नज़र, दुनिया संगीतमय, जिंदगी को प्रतिरूप। इन प्रयोगों में एक शब्द संस्कृत का तो दूसरा उर्दू का है। अगला जो है जटिल वाक्यों का प्रयोग जो है वो किस तरीके से इन्होंने किया है, आइए देखते हैं। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम और जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। उदाहरणतः सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण के वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। तीसरा है अलंकारों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा, रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। उदाहरणतः पहला देखिए, अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में वलीन हो रहे हैं, उपमा अलंकार। दूसरा है सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। तो यहाँ पर जो है पहले आपने देखा होगा उपमा अलंकार भी है, और उसके बाद जो दूसरा इस उदाहरण दे रखा है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो फोर्थ है भावानुरूप भाषा। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। उदाहरणतः कभी वे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे आज सालिम अली नहीं है। दूसरा चौधरी साहब भी नहीं। कभी वे उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोग करते हैं और जटिल वाक्य बनाते चले जाते हैं, जैसे कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है, ये रूपक अलंकार। सोता मतलब जो पानी का स्रोत होता है, उसी तरीके से स्रोत को बोला गया है यहाँ सोता। प्रश्न 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है वह इस प्रकार है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी थे। एक बार बचपन में उनकी एयर गन से घायल होकर नील एक कंठ वाली गौरैया गिरी थी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, उससे पक्षियों के बारे में उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे दूर दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करते रहे और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। प्रश्न 7 है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है,
सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। वे सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालेम अली से संबंधित हैं। सालेम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालेम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालेम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। अगला टॉपिक है आपका रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 8, प्रस्तुत पाठ सालेम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? इसका उत्तर है सांवले सपनों की याद। सालेम अली ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है। उन्होंने केरल की साइलेंट वादी को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसे बचाने का अनुरोध किया। इस तरह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम भी विभिन्न रूपों में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे बच्चों, यदि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हों, इस पाठ के समझ आए हों, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। अपने आसपास पड़ी खाली भूमि पर अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाएं। दूसरा, पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करें। लोगों को पेड़ पौधों की महत्ता बताएं। हम जल स्रोतों को ना दूषित करें और ना उन लोगों को दूषित करने दें। फैक्ट्रियों से निकले अपशिष्ट पदार्थों एवं विषैले जल को जल स्रोतों में ना मिलने दें। अपशिष्ट यानी कि जो गंदे पदार्थ होते हैं उन्हें, जो जल को प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें। इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें तथा ऐसा करने से दूसरों को भी मना करें। विभिन्न रूपों में बार बार प्रयोग की जा सकने वाली वस्तु का प्रयोग करें। सूखी पत्तियों और कूड़े को जलाने से बचें तथा दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करें। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।